आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो कोर्ट में हुआ है उसके अलग खबरें चला रहे हैं। ऐसी खबर के हमारी जो याचिका है वो डिसमिस हो गई। ये अपने आप में गलत है। हुआ क्या कि हाई कोर्ट में जो टीएमसी ने दावा किया था वो ये था कि ये सर्कुलर गलत है और ये सर्कुलर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सर्कुलर के अंतर्गत ये कहा गया है कि कमीशन को ये जानकारी है कि, और कई जगह से जानकारी मिली है कि वहाँ इलेक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं हर बूथ में। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हर बूथ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। और हाई कोर्ट में ये मामला जब आया तो ये कहा गया कि वहाँ ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वहाँ एक ऑब्जर्वर, जिसको कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नियुक्ति करती है, वो हर बूथ में वैसे भी वहाँ रहता है। और उस साथ साथ में सारी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स रहते हैं, सारी पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स रहते हैं, और फिर सुपरवाइज़र भी रहता है, पोलिंग सुपरवाइज़र। तो जब ये बात सर्कुलर पे आई तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि ये सर्कुलर ठीक है और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है वो भी ठीक है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट आए तो हमने ये तय किया कि हम सर्कुलर को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे, ये आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो सर्कुलर है उसको आप लागू कीजिए। अब सर्कुलर 13 अप्रैल 2026 का है, तो वो सर्कुलर मैं आपको पढ़ भी देता हूँ, पहले समझा दूंगा फिर पढ़ भी दूंगा। उसमें ये लिखा है कि कई जगह से हमें जानकारी मिली है कि इरेगुलरिटीज़ होने वाली हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, काउंटिंग के प्रोसेस में इरेगुलरिटीज़ होंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई अपार्ट फ्रॉम माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ रहे। ये फैसला है। तो हमने फिर कहा कि उसी सर्कुलर के अंतर्गत, वो मैं पढ़ देता हूँ, वो कहता है कि फ्रॉम फर्दर अ डेडिकेटेड मॉड्यूल इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड in ECI net for randomization of counting personnel and generating of counting ID cards. The salient features of the proposed module are as follows. मतलब कि जो मोटी मोटी बात जो है सर्कुलर के अंतर्गत उन्होंने कही है कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पर्सनल डेटाबेसेस फॉर काउंटिंग ड्यूटी। तो इसका मतलब ये हुआ, सर्कुलर कहता है कि आप एक केंद्र का भी नॉमिनी वहां रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए। जो सरकारी मुलाजम होगा केंद्र का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा, और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए, उनका खुद का सर्कुलर कहता है, चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी भी रखिए, उसकी भी रैंडमाइजेशन नाम करके रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहां सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करें। तो अब हमें उम्मीद है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि, और ये ऑर्डर है कि द इलेक्शन कमीशन विल फॉलो द सर्कुलर इशूड बाय देम बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। मतलब कि उस सर्कुलर को आप लागू करोगे, और जो भी वहां लिखित है उसको लागू करोगे। और लिखित क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा, केंद्र सरकार का भी नॉमिनी होगा, राज्य सरकार का भी नॉमिनी है, जो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। तो ये ऑर्डर हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है वो ये है कि हमारी याचिका डिसमिस होगी, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ठीक है, आप गोदी मीडिया हो, आप उनकी गोद में बैठे हो, लेकिन इतना भी मत बैठो
मतलब कि सही जानकारी तो दो। इतना तो आप ऑलरेडी इनको जिता चुके हो, भाजपा तो आप जिता ही चुके हो। क्योंकि जब शाह जी, अमित शाह जी कहते हैं 170 सीटें आएंगी, तो तुम कह रहे हो 190 आएंगी। तो तुमको तो बढ़ा चढ़ा के आप कर चुके हो। ठीक है, तो ये तो आपका नेचुरली आपका कुछ होगी बात जो हमें नहीं मालूम, केवल आप ही को मालूम है। और अगर हमें मालूम भी है तो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमें भी मालूम है कि आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। ये असलियत है, ये ऐसा ठीक नहीं है। और साथ साथ में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तो एक माइक्रो ऑब्जर्वर है ही सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी का, तो आप दूसरा क्यों चाहते हैं? और अगर चलिए आप रख भी रहे हो तो फिर एक राज्य सरकार का भी नॉमिनी रखो, जो आपका सर्कुलर का खुद कहता है। और साथ साथ में सर्कुलर आखिर में मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो भी सर्कुलर कहता है आखिर में, यू आर रिक्वेस्टेड to ensure strict compliance with the above the instruction. Strict compliance. That is के इसका आप पूरी तरह से इसका पालन करो, स्ट्रिक्टली पालन करो। ये सर्कुलर में खुद रखा हुआ है, तो फिर राज्य सरकार का नॉमिनी गवर्नमेंट समिट होना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ध्यान किसी और प्रदेशों में है नहीं जहां इलेक्शन हुआ है, न तमिलनाडु में, न केरल में, और कहीं और भी नहीं। तो असम में तो हम देख ही रहे हैं क्या हुआ। अगर ऐसा मतलब कि बंगाल, पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान ही में है ना, कहीं और तो नहीं है ना। वैसा लग रहा है कि वहां एक सीज हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सनल की सीज हो रही है। इतना तो मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा। हम कई चुनाव लड़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। इस तरह से जितने लोग सीएपीएफ के वहां तैनात हैं, वो मणिपुर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन वहां हैं क्योंकि आपको युद्ध चल रहा है, भारी युद्ध कोई चल रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है। क्या आपको उनके इतने सीएपीएफ पर्सनल आपको रखने की जरूरत है? इलेक्शन ही है ना भैया, चुनाव ही है ना। तो आप कहते हो कि अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी होती है तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर, तो कहते हो ना, कोर्ट भी कहते हैं कि 45 दिनों में आपको राहत मिलती है, 45 दिनों में आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हो। अगर गलत काम हो रहा हो तो दोनों को लागू है। वो भी इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं और ये भी इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं। फिर इतने लोगों, इतनी सीएपीएफ के तैनात होने की जरूरत क्या है? अब सिक्योरिटी तो उनके हाथ में है ना, सिक्योरिटी तो पश्चिम बंगाल की सरकार के हाथ नहीं है। अब तो ईसीआई सब कर रहा है। तो अगर ईसीआई सब कर रहा है, सीएपीएफ भी वहां है, सिक्योरिटी उनके हाथ है, फिर डर किस बात का? और पोलिंग बूथ पे पोलिंग एजेंट भी हमारा है, उनका भी पोलिंग एजेंट है, टीएमसी का भी पोलिंग एजेंट है, बाकी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी जो भी लड़ रही है उनके सारे के पोलिंग एजेंट हैं, उनके इलेक्शन एजेंट हैं। सिक्योरिटी आपकी है, अंदर जाने की अनुमति आप ही देते हैं। वहां एंट्री, जब तक आईडी कार्ड नहीं दिखाओगे तब तक एंट्री नहीं होगी। तो फिर किस चीज की आपको संभावना है कि यहां गड़बड़ होगी, जब सारा तामझाम आपके हाथ में है? फिर वो क्यों करना चाहते हैं? कोर्ट की प्रोसीडिंग छोड़ दीजिए, इनकी मंशा क्या है आपके हिसाब से? ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं? टीएमसी भी कह सकती है कि हमें भी आशंका है कि वहां बैठ के ये तरफदारी करेंगे। क्यों, हम तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ सारे तो वैसे भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां माइक्रो ऑब्जर्वर है, हम क्या कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। और सारी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी अब हमें मालूम है। सीसीटीवी से जो भी पोलिंग बूथ में हो रहा है, काउंटिंग में हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर किस चीज का डर है? अब इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रावधान है कि 45 दिन के बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे। अरे भाई, क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि गड़बड़ी आप करोगे, अगर करोगे तो, और 45 दिन के बाद आप उसको रखोगे नहीं,
तो कैसे तय होगा कि क्या हुआ पोलिंग काउंटिंग में? कोई नहीं तय कर पाएगा ना। तो ये भी हम बात सुप्रीम कोर्ट के आगे आने वाले दिनों में लाएंगे कि ये जो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है, ये आप सिक्योरिटी के साथ आपको सबको रखनी चाहिए। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो भी वहां कैंडिडेट लड़ रहा है विपक्ष का, वो आरटीआई डालकर ये कहे कि साहब आप हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दीजिए, ताकि हमारे पास भी फुटेज हो। अगर नहीं रखते तो हमारे पास तो हो ना, और नहीं देते अगर तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को हमें जाना पड़ेगा। तो हर चीज, आप राजनीति में चुनाव तो लड़ सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा देश, मतलब कि आपकी सारी सरकार एक प्रदेश के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और ये जनता को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है कि वहां, मतलब कि जो केंद्र सरकार है वो एक भावी पड़ी हुई है, और सारे मतलब के जैसे कोई एक विरोधी वहां बैठा हुआ है। अब राजनीति में विरोधी तो होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जनता तो विरोधी नहीं है ना। जनता तो अपना वोट देगी, मत देगी, जिस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि मीडिया ऐसे काम करता है जो असलियत से दूर हो। और केंद्र सरकार इस तरह से अपना प्रभाव बनाना चाहती है काउंटिंग एरिया में भी, और ये संवैधानिक नहीं है। लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल लड़ाई है, और पॉलिटिकली फिर सामना करना होगा। I normally do not go for a press conference when I've appeared in a case. That's not the tradition. But in this particular case, I had to do so because the fate of the outcome of the poll in West Bengal depends on what happens in the counting rooms. They got to know about it only on the 29th of April. And on the 29th of April, they moved the High Court. And in the High Court, they contended that this circular, in the absence of the TMC not knowing about it, should not have been issued, and therefore should be struck down, which was not accepted by the High Court. Then they said that what is the reason why the central government or the election commission is of the opinion that, and they've got information that there will be some problems at the time of counting, and that in every counting station throughout West Bengal, there have to be additional nominees of the central government. As you know, that in the counting room, there are the nominees of the counting agents of each political party present there. There is also a supervisor supervising the counting. Then there are the election agents of each political party that is present, that are present there. Now the Election Commission, through this circular of April 13, has said that in addition, there will be a central government employee or a public sector undertaking employee who will also be present in the counting room and at each table. Now, that also is a little surprising because there's already a nominee of the central government called a micro observer in the counting room at each table. So that's a bit unfortunate, but be that as it may, the High Court said, well, we're not going to interfere in this matter because the Election Commission has powers, wide powers to do what they wish to do. So we moved the Supreme Court, and in the Supreme Court, we never argued about the constitutionality of the circular. We merely said that whatever the circular is should be implemented by the Election Commission itself. And what the circular says is the following, and I'll read it out to you. This is the 13th April circular, and it says the following, namely, in view of the apprehensions expressed from various quarters, we don't know what those quarters are, regarding possible irregularities. So they are not saying there will be irregularities, possible irregularities during the process of counting of votes, and with a view to ensuring transparency, integrity, and orderly conduct of counting proceedings, the following protocol and arrangements are proposed for strict compliance at all counting centers. At least one among the counting supervisor and counting assistant at each table shall be a central government
central PSU employee, right? And thereafter, in paragraph 9, to the end of the paragraph, they say further, this is the conclusion of the circular, a dedicated module is being incorporated in ECI Net for randomization of counting personnel and generation of counting ID cards. The salient features of the proposed module are as follows. Random selection, please note this, random selection of state government and central government employees from the respective personnel databases for counting duty. So there shall be a central government employee as well as a state government employee. There was no randomization done with the state government employee, which is why we argued that there should also be, follow your own circular and please appoint a state government employee through the process of randomization, as you've done in the case of central government employees. And then the circular at the end says, you are requested to ensure strict compliance with the above instruction, which means you have to appoint a state government employee as well as a central government employee through a process of randomization. So we said that please implement the circular. We did not challenge the circular in Supreme Court, or we didn't challenge the High Court order on that issue, which upheld the circular. So the Supreme Court ultimately passed an order that let this circular of April 13 be followed in both letter and spirit. And I've read it to you what the letter says and what the spirit says. So we expect now the central government to appoint through a randomization process an employee of the state government in each of the polling stations to be at each of the counting stations, right? And on the counting tables. So that's the legal part of it. The other part that I want to emphasize is that, West Bengal is a part of India. And people of India should not get the feeling that a state is being targeted, or a political party which is in power is being targeted by a political party at the center, which controls, the government at the center. And that's very unfortunate, because the number of CAPF personnel that are present there, right, are far in excess of any personnel that have been present in Manipur and in Jammu and Kashmir, which is unfortunate because there's no war going on. This is an election, and in that election, people will participate. And if the election commission is in control of the security during the course of the election and counting, then how are they afraid that other forces will interfere and there'll be irregularities? They are in control of the CAPF. You cannot enter the counting station till such time as you show your ID card. The election agents of each political party, the counting agents of each political party will be present there. Nobody else will be allowed to enter. There's a central observer, that is a micro observer appointed by the central government present there. So what was the need of another person? But doesn't matter. If you want to have another central government employee, have then a state government employee as well, which is what your circular says. But what is the need when the security is controlled by you? Then who can interfere in that? And everyone knows that these proceedings at the counting tables are being recorded through CCTV cameras. That recording is also with the Election Commission, and that recording, according to them, will be available for 45 days, right? So then where is the fear that there will be irregularities, unless you want to commit an irregularity? You can't have a fear on irregularity. Maybe the TMC and other political parties feel that there will be irregularity at the instance of a political party in power. And it is only to ensure that there is a level playing field that the state government nominees should be there at each counting table. And that's absolutely necessary. And it's not fair the way the Election Commission is targeting only the state of West Bengal, as if elections are happening only there, while elections have happened in Kerala and Tamil Nadu and in Assam and Puducherry. But this is most unfortunate. It gives the wrong signal to the people of India, and especially to people in West Bengal. And I do believe that this is a procedure which is unheard of. It's never been done before. And I think at some stage we must
persuade the Supreme Court to look at the powers of the Election Commission, even in the context of the fact that under Article 324, they have almost absolute powers in the course when an election takes place. Thank you very much. सर, एक सवाल ये है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, और ये कहा कि अनर्गल मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जाने से पता चलता है कि कितनी छटपटाहट है। और इंडिया गठबंधन से सवाल करते हुए सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि इंडिया गठबंधन से सवाल है कि हिंसा मुक्त मतदान होने पर अगर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, उससे साफ है कि आतंक के ऊपर सत्ता बनाने का जो प्रयास था वो विफल हो गया। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंसा मुक्त चुनाव तो होने चाहिए, ठीक है, और प्रभाव मुक्त भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो इंचार्ज है सिक्योरिटी की, तो हिंसा कैसे हो सकती है? CAPF तो उन्हीं के हैं, काउंटिंग स्टेशन उन्हीं के पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी माइक्रो ऑब्जर्वर उनके लगे हुए हैं, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनको कहाँ से जानकारी मिली कि हर बूथ में, हर काउंटिंग बूथ में, हर काउंटिंग जगह पे इरेगुलरिटी होगी? मतलब कि बंगाल में कोई ऐसा काउंटिंग की जगह नहीं है जहाँ रेगुलरिटी नहीं होगी। इनको कहाँ से ये जानकारी मिली, बताएं? भाजपा को है ना जानकारी, तो भाजपा ही बता दे। इन्होंने चिट्ठी लिखी होगी इलेक्शन कमीशन को कि हमें ये जानकारी है, तो आप ये कीजिए। और आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन क्या करता है इन मामलों में, ठीक है ना। जो वो कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और भाजपा में कोई अंतर थोड़ी ना है, वही तो इलेक्शन करवाते हैं, और जिस तरह से करवाना चाहते हैं वैसे ही करवाते हैं। और गणेश कुमार जी तो मतलब कि बड़े एक एफिशिएंट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऐसे तो मैंने एक ज्योति जी हुए थे, वो भी बड़े एफिशिएंट थे, ये उनसे भी ज्यादा एफिशिएंट। तो सर, आज जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन फ्री है एडिशनल सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल जो वो तो जो सर्कुलर कह रहा है उसको लागू करे, हमें तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सर, आपको क्या लगता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को वो लोग एम्प्लॉय करेंगे काउंटिंग सेंटर? लगने की क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट, इसमें मेरे लगने की क्या बात है? मुझे क्या लगना? If it's not implemented, could it be considered as unconstitutional? No. If it's not implemented, it is contempt. Right? So this in the last paragraph, the circular says random selection of. Random selection सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी होगी फ्रॉम द डेटाबेस। So what would be the process of the random selection of? Random is random, na? Random, not choreographed by Ganesh Kumar. Yes. Sir, one question here, sir. The circular of 13th April, first line you said that one central government employee will be there. At least one. At least one at each table. Right. The last part which you were saying, ki state government employees will also be there during randomization. That's The right. RO will do. That's right. So since it was there in the circular itself, what was the need to go to the Supreme Court, sir? Because they had not nominated. Their decision was not to nominate any state government employee through random selection. They had done so. They've done so in the case of central government employees or PSUs, employees of PSUs, but not in the state case. The case of that's why I clarified. I didn't want to attack the circular. I only said that please now implement it. That's all. And if they still don't implement it, then the irregularities, obviously, the needle of suspicion will be there at their doorstep. True letter in spirit, sir. The order has said that it should be implemented in true letter in spirit. That's correct. So are you? That means you are assuming that they will take state governments also employees now. I assuming that's the Supreme Court says. I'm not assuming anything. When it says in letter and spirit, then the Supreme Court is saying that I can't assume these things. I mean, I assume that the election commission will act bona fide, but they've not done it in the past, so I can't be certain of that. सर, बड़ा सवाल यही है, तो आप कह रहे हैं, आपके लगोल बाप उसका दिख रहा है आपका प्रेस का यही कि जो पहले से सर्कुलर था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अब आपको ये पूरा आश्वासन है कि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट को कंटेम्प्ट नहीं करेगी। नहीं, बिल्कुल आश्वासन है कि जो उनका खुद का सर्कुलर है उसको लागू करेंगे, बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट।
सर जो रिटन ऑर्डर आया है उसमें लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो एप्लीकेशन है उसको डिसमिस किया जा रहा है, तो ये मुझे तो नहीं, जो मैं कोर्ट में था, जो ऑर्डर डिक्टेट किया गया था वो तो नहीं, वो क्या है Sir, you order me. हाँ ऑर्डर में ये है कि With the class. सर द लास्ट हाँ सर ये है So they have mentioned in the, they have, let me read out. Heard Mr. Kapil Sibal, I'll read out from the beginning. Heard Mr. Kapil Sibal and Ms. Minakshi Arora, learned senior counsel, appeared for the petitioner, and Mr. Damashishadri Naidu, learned senior counsel, appearing for the Election Commission, as well as Mr. Jishnu Chaudhary, learned senior counsel, appearing for respondent number 2 and 3. No further orders are necessary in this case except to record the statement of Mr. Damashishadri Naidu that the Election Commission will implement the circular dated 13th April 2026 in true letter and spirit. With those clarification, the special leave petition stands dismissed. नेचुरली Pending IA or IAs, if any, is and are disposed of. नेचुरली हमने जो मांगा था, उन्होंने कहा कि आप लेटर एंड स्पिरिट पे लागू कीजिए, तो और कुछ हमने मांगा नहीं था, तो डिसमिस इन द लाइट ऑफ दैट इज वाट टू बी डिसमिस्ड, बट इट इज नॉट डिसमिस्ड विदाउट दैट, इट ऑब्वियस है, Letter is free is above there, sir. वो तो है ही है, वो तो लिखा हुआ है उसमें. So are you also saying that this is unprecedented? Never in the past has. नो कौन से प्रदेश में ये हुआ? कहीं नहीं हुआ, क्योंकि जो इनका जो मोहब्बत है ना दीदी से, वो बहुत ज्यादा है. मीडिया ने चला रही वो दैट डिसमिस सुप्रीम टीएमसी's पीडीएफ गलत है, बिल्कुल मीडिया बिल्कुल गलत चला रही है, लेकिन ये इनकी आदत है, ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की तो ये आदत है.